हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था, इसका मैं वॉल्यूम 2 यानी इसका खंड खा सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो सकें। और जो बच्चे पेपर दे के आए वो भी मिला लें, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वह भी देखें, जिससे उनकी कोई भी मिस्टेक ना रह जाए। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए क्या परिमेय संख्या 637 बट्टे 7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए, शांत और अशांत क्या होता है। शांत और अशांत को थोड़ा सा हम क्लियर कर दें, जिससे आपका शांत और अशांत क्लियर हो जाए। शांत होता है अगर किसी परिमेय संख्या में 2 पे पावर m और 5 पे पावर n की पोजीशन आती है। कहाँ पर? हर में। यदि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n की पोजीशन यदि हर में आ जाए तो वह शांत होता है। कैसा होता है? शांत। अगर इसके अलावा और कोई भी नंबर अगर हर में आता है तो वह शांत नहीं होता, वह संख्या अशांत होती है। शांत और क्लियर कर दूं मैं आपको। शांत का मतलब होता है पूरी पूरी संख्या का विभाजित हो जाना। ठीक है, वह संख्या शांत कहलाती है। जिसमें शेषफल बार बार बचता है वह संख्या अशांत कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए 637/7280 है। मैंने 7280 का गुणनखंड यहाँ पर किया है, तो देखिए 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और 7 और 13 आ रहा है। लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए इसमें यह परिमेय संख्या 2 पे पावर m 5 पे पावर n के अतिरिक्त संख्या की वजह से यह अशांत आवर्त दशमलव कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका खा पार्ट है। खा में क्या लिखा है? sin 3a = cos a - 26। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है जहाँ 3a एक न्यूनकोण है, जहाँ 3a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए sin 3a। अब न्यूनकोण का मतलब होता है, न्यूनकोण होता है जो 0 और 90 के बीच के एंगल को न्यूनकोण कहते हैं। यानी 0 और 90 के बीच के एंगल को, जो 0 से बड़ा होता है, जैसे यहाँ थीटा है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा के एंगल को हम न्यूनकोण कहते हैं। अब यहाँ देखिए sin 3a है, तो हमने इसको लिख लिया cos 90 - 3a = cos a - 26। इस cos को इस cos से कैंसिल कर दिया। 90 - 3a = a - 26। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 26 को इधर लेफ्ट हैंड तरफ लेके आएंगे और 3a को राइट हैंड की तरफ। तो जो माइनस का है वह प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 90 और 26 होगा 116 = 4a। अब 116 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 नीम 36, a = 29। यानी ये न्यूनकोण है। मैंने आपको बताया था कि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी होती है, उसे हम न्यूनकोण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। लिखा है, देखिए, अब शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऊंचाई 12 है। तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है। ठीक है, और शंकु कहते किसे? शंकु कहते हैं जिसमें कौन होता है। ठीक है, बर्डे वाली कैप और सॉफ्टी वाला कौन, ठीक है, चुरमुरे की पुड़िया, उसको भी हम शंकु का ही रूप कहते हैं। तो यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तिर्यक ऊंचाई का, l² = h² + r²। कहीं कहीं बच्चे इसको पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग भी बोल देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग रही, तो कोई बात नहीं है, एक ही बात है। तो h हाइट और रेडियस 12 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, 12 का 144 होता है और 3.5 का 12.25। ठीक है, तो l² यहाँ पर इसको हमने ऐड किया तो 156.25 हो गया। अब हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इस पर रूट लगा लिया, और यहाँ से दशमलव हटा के एक 0 2 बढ़ा लिए। ठीक है, तो
15,625 का हम यहाँ पर गुणनखंड हमने किया है, तो हमें 5 5 5 यानी 5 पे घात 6 यानी 5 6 टाइम्स मिला है। तो 5 पे पावर 6 अपॉन 10 स्क्वायर ये आया। ठीक, अब ये जब इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो 6 का आधा हो जाएगा 3 और 10 का पावर हो जाएगा 1। ठीक है, तो 5 5 5 यानी 55 25 पंजे 125 और बटे 10, इसको हमने काट दिया 25/2 यानी लेंथ आ रही है, यानी तिर्यक ऊंचाई आ रही 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक, आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए घा क्वेश्चन दे रखा है। यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है तो P का मान ज्ञात करो। ठीक, X दे रखा है 5 15 25 35, यहाँ पर निकाला। देखिए समांतर माध्य ऑलरेडी 21.5 है, P का मान पूछा है जो बीच में ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें X लिखा है 5 15 25 35 45, F लिखा है 6 4 3 P 2। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड से हमने इसको किया है X और F, क्योंकि समांतर माध्य 3 मेथड से होता है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो इस विधि को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है, जिसे डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। अब X और F का मल्टीप्लाई हमने किया, 5 का 6 में मल्टीप्लाई 5 6 30 होते हैं, 15 चौक 60, 25 तिया 75, 35 P और 45 दूनी 90। इन सबको ऐड करेंगे तो ये देखिए कक्षा 6 में हमने सजाती और विजातीय टर्म पढ़े हैं। तो अगर जिसके साथ अल्फ़ाबेटिकल नंबर ऐड हो जाता है तो उसे विजातीय पद कहते हैं। सजाती को एक साथ इकट्ठे जोड़ेंगे और विजातीय को अलग रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 धन P, और ये आपका हो गया 255 प्लस 35 P। हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया। समांतर माध्य इक्वल टू समेसन FI/XI अपॉन समेसन FI। समांतर माध्य की जो वैल्यू है वो 21.5 है, FI/XI की वैल्यू है 255 प्लस 35 P बट्टे 15 प्लस P। कैंची का गुणा करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 21.5 प्लस 15 P 15 प्लस P इक्वल टू 255 प्लस 35 P। हमने इसका गुणा करके ये आया 322.5 और 21 P, इसको ऐड करके ये P का मान 5 आ रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसका वैल्यू 5 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को विभाजित करता है। ठीक है, अब वह अनुपात ज्ञात करो। अनुपात क्या होता है? देखिए अंतः विभाजन में हमने और बाह्य विभाजन दो तरह के अनुपात आपके कक्षा 10 में दे रखे हैं। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, ठीक है। अब यहाँ पर अनुपात की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वैसे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में फॉर्मूला होता है x बराबर m1x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर अनुपात की बात कर रहे हैं तो k और 1 हमने अपनी तरफ से ले लिया है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखे a -3, 10 और b के कोऑर्डिनेट लिखे 6, -8। अब यहाँ पर -1, 6 लिख रखा है। अब यहाँ देखिए x1 -3, y1 आपका 10 है, x2 आपका 6, y2 -8 है। ठीक है, ये कैपिटल X हो जाएगा, ये कैपिटल Y और अनुपात हो जाएंगे m1 m2। यहाँ पर अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला है ये मैंने अंतः विभाजन का ही फॉर्मूला यूज़ किया है। अंतः विभाजन में देखिए मैंने यहाँ पर y का फॉर्मूला यूज़ किया है, x का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि x का मान y का मान मेरे पास यहाँ पर अनुपात में 1 है तो इसलिए रखना नहीं पड़ता। तो y बराबर m2y1 प्लस m1y2 बट्टे m1 प्लस m2। हमने यहाँ पर y की वैल्यू को रखा 6, m2 की वैल्यू आपकी 1 है, 1 गुणा 10, m1 की वैल्यू k है और y2 की वैल्यू -8 है, k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया है तो 6k + 1, 10 एकम 10 -8k, 6k + 6 = 10 -8k। 8k को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 8 और 6 14 हो जाएंगे, 10 और 6 16 हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। 14k = 16, k = 16/14, k/1 = 8/7, यानी 2 8 जा 16 और 2 7 जा
14। ये आ गया आपका k इजुगल टू 8/7, यानी अनुपात आया 8:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, सम माने होता है बराबर, बराबर दूरी लिए दो बिंदु यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, बीच में x, y, यानी x, y एक बीच में स्थित बिंदु है और यहाँ से इस तरफ और इस तरफ दोनों समान दूरी लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु है 3,6, x, y -3,4। हमने इसको नाम दिए a, b और p, यानी पी ए और पी बी की आपस में दूरी कैसी है, बराबर है, यानी ए पी के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी। तो ए के कोऑर्डिनेट 3,6 यानी 3,6 और पी के कोऑर्डिनेट हैं x, y। इसी तरह यहाँ पर पी बी है तो पी के कोऑर्डिनेट x, y, बी के कोऑर्डिनेट -3,4। यहाँ पर हम x1 y1, यहाँ पर x2 y2 इनको मानेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू क्या है, x है, x1 की 3 है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y है -6 होल स्क्वायर इक्वल टू x2 की वैल्यू -3 है, x1 की वैल्यू -x का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 - y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर लगा हुआ है तो अंडर को हम हटा देंगे, ठीक है, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर हमारा हट जाएगा। यहाँ लिखा है x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे इसको, यहाँ देखिए x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर 3 का -9, 3 दूनी 6x, y स्क्वायर प्लस 36 -12y, 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 चौक 16 y स्क्वायर -8y। हमने यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले को यूज़ किया है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गए, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास जो वैल्यू शेष बची है और सारी वैल्यू को हम इधर उठा के लाए हैं। तो देखिए -6x ये आ गया, प्लस के 36 ये आ गए, माइनस के 12 ये आ गए, 6x इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस माइनस के 16 हो जाएंगे और प्लस के 8y इक्वल टू 0। अब -6x और -6x ये हो गए माइनस के 12x और आपके 12y और 8y, यानी 12 में से 8 निकालेंगे माइनस के 4y और 36 में से 16 घटाए तो 20 आए इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने 4 को कॉमन लिया, -3x -y 4 पंजे 20 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस देखिए 4 को हमने 0 में बेच दिया, ठीक है, 0 हो गया। अब माइनस कॉमन ले लिया, 3x + y -5 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण आ गया x और y में, 3x + y इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का लिखा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। देखिए विविक्तर के क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और मैंने बोला भी था जब वीडियो बनाई थी कि विविक्तर के सवाल ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विविक्तर का सवाल आया, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 2x² - 4x + 3। हमने द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना की तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर -4, c बराबर 3, ठीक है। हमने d इक्वल टू b² - 4ac की वैल्यू रखी, यहाँ पर -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो ये हो गया 4 चौक 16, 4 दूनी 8 3 24, 16 में से 24 घटाए माइनस के 8। देखिए द्विघात समीकरण के अंदर थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। देखिए d > 0 हो और d > 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है, और परिमेय होते हैं। अब यहाँ पर देखिए d < 0 है तो मूल काल्पनिक होंगे और d बराबर 0 होता है तो मूल समान है और वास्तविक है, ठीक। तो यहाँ पर यानी d का मान 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा, 0 से पॉजिटिव होना चाहिए और d का मान 0 से छोटा यानी नेगेटिव। यहाँ पर देखिए दिए मूलों की प्रकृति कैसी है, काल्पनिक आता है, d का मान ऋण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात करो।
यहाँ लिखा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 340 है, संख्या ज्ञात करो। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। देखिए हम यहाँ पर क्रमागत संख्याओं को देख रहे हैं, तो क्रमागत संख्याएं कैसी होती है? क्रमागत संख्याओं को बोलते हैं कंसेक्टिव नंबर। कॉन्सेक्टिव नंबर, क्रमागत नंबर होते हैं क्रम से आने वाले नंबर। जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं क्रमागत नंबर। तो अब यहाँ पर लिखा क्या है? क्रमागत धन संख्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? सम नंबर। तो मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो जरा देख लें क्रमागत धन संख्याएं। अब जैसे मैंने यहाँ पर माना है x और x+2, जरा इसको चेक कैसे करते हैं कि ये क्रमागत संख्याएं हैं भी या नहीं है। तो यहाँ पर सम नंबर है। सम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? दो से स्टार्ट होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई भी नंबर आप रखो तो सम नंबर आना चाहिए। मैंने यहाँ पर दो लिखा, तो दो और दो धन दो, यानी अगर हम यहाँ पर दो लिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर x, x+2 हमने ये दो नंबर देखे। अगर दो लिखते हैं तो दो धन दो कितने हो जाएंगे? 4। अगर हम यहाँ पर चार लिखें तो चार और दो कितने हो जाएंगे? 6। तो देखिए यहाँ पर क्रमागत नंबर आ रहे हैं, दो के बाद चार आता है सम नंबर में, चार के बाद 6 आता है, ऐसे होता है। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं x और x+2 है। अब यहाँ पर लिखा है वर्गों का योगफल कितना है? 340। अब वर्ग करेंगे यहाँ पर, यानी x का वर्ग और x+2 का वर्ग 340। अब यहाँ पर देखिए x², यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर को हमने ओपन किया है, तो a² + b² + 2ab। यहाँ पर देखिए x² + 4 + 4x = 340। अब x² 2x², 4x हो गया ये, ठीक है, ये 4x हो गया, और 4 लिखा है, 340 को लेफ्ट हैंड लेके आए माइनस का 340, ये हो गया 2x² + 4x, ठीक है, -336 = 0, ठीक। अब 2 हमने कॉमन लिया, x² + 2x -168 = 0। अब यहाँ पर 2 चला जाएगा हमारा 0 में, हमारे पास ये आए गुणनखंड x² + 2x -168 = 0। ये बन गया आपका त्रिपदीय व्यंजक। अब यहाँ पर 168 के हमने यहाँ पर गुणनखंड करे हैं, तो 2 × 16 होते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। हमें लाना है 2, कितना लाना है? 2 लाना है, ठीक है, हमें 2 लाना है। तो हमने देखिए यहाँ पर किए हैं 3 दूनी 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, यानी 12 में से 14 घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे। यहाँ देखिए x² + 12x -14x -168, ये तो आपको आते हैं, ठीक है। फिर x कॉमन लिया, x + 12 -14, x + 12 = 0, x + 12 यहाँ पर हो गया x - 14 = 0, तो x + 12 = 0, x बराबर -12, x बराबर 14, यानी ये -12 और 14। अब यहाँ पर संख्याएं जो हमसे पूछी थी, तो संख्याएं हैं x+2, तो सम धन पूर्णांक पूछा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव नंबर उठाएंगे 14 वाला, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं लेंगे हम। तो 14 हमने यहाँ पे रखा, 14 धन 2, यानी 14 और 16 हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको करके दिखा दूं जिससे आपको क्वेश्चन आ जाए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक त्रिभुज ABC बनाइए, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसकी भुजाएं BC 6 सेमी, AB 4.5 और कोण ABC 60 अंश है। तो फिर एक दूसरे के त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। हमने सबसे पहले एक BC 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हमने पहले से इसको बना के रखा है। वैसे मेरे काफ़ी वीडियो हैं इस टाइप के, आप देख सकते हो। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो आप बना भी सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए ज़रा, देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पर 6 सेमी की रेखा खींची, ठीक है। एक इसको ज़रा मैं इरेज कर दूँ जिससे इस रफली वर्क को यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ।
ये 60 है और ये 4.5 है, ये 6 है। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर कैसे हमने बनाया। यहाँ देखिए सबसे पहले 6 सेमी का हमने रेखा खींची है। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद 60 अंश का एक एंगल और बना हुआ है यहाँ पर, तो प्रकाल से ही बना देंगे 60 अंश का एंगल। देखिए 60 अंश का एंगल कैसे बनता है, ये। ठीक है, रेखा की आधी से कम दूरी भरेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे। ये चाप इसको इस तरीके से कंप्लीट करेगा। ठीक, अब इसके बाद ये दूरी जो है वो 4.5 है, यानी ये वाली दूरी 4.5 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4.5 है। 4.5 को हम इस पैमाने से भर लेंगे। ये 4.5 हो गया। ठीक, हमने यहाँ पे चाप लगा दिया, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, इसको हमने इससे मिला दिया, ये 60 हो गया। अब एक रेखा न्यून कोण बनाती हुई इधर खींचेंगे, ये तो ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब समझने वाली बात है, यहाँ पर कितना लिखा है 3/4। कितना लिखा है 3/4। तो 3/4 है, तो 4 का भाग अगर हम 3 में लगाएं, जैसे 4 का भाग अगर हम 3 में लगाएं तो 4 का भाग 3 में नहीं जाता, तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर 4 सत्ते 28, यानी 1 से छोटा आ रहा है। जब वैल्यू 1 से छोटी आती है तो ट्राइंगल के अंदर बनता है। ठीक है, त्रिभुज। और अगर 1 से बड़ी आती है तो ट्राइंगल के बाहर बनता है। नो कन्फ्यूजन, नो डाउट, बिल्कुल भी। ठीक, यहाँ पर हमने अब 3/4 है, तो नंबर कौन सा बड़ा है 4, तो 4 चाप आप इसमें लगा दीजिए अपनी अंदाज से, अपनी दूरी को लेते हुए। ठीक है, मैं कॉपी को घुमा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 4 चाप लगा दे रहा हूँ, 1 2 3 और 4। ये 4 चाप लग चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इसको हमने इससे ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें पैरेलल लाइन खींचते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ज़रा उनको देख लीजिए आप, किस तरीके से पैरेलल लाइन खींची जाती है। तो पैरेलल लाइन जब खींचते हैं, यहाँ देखिए ये पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये आपकी पैरेलल लाइन यहाँ पर हो गई। ठीक है, कई लोग पैमाने से भी खींच लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे राइट नहीं आती, सेट स्क्वायर से ही एकदम एग्जैक्ट आती है। ये आपका हो गया। फिर इसके बाद इसके पैरेलल खींचेंगे ये। ठीक है, ये आपकी पैरेलल आ गई। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद ये हो गया A B C, सीड है। ठीक है, यहाँ पर ये बन गया। अब इसके बाद जो भी काम हमने किया है वह आप रचना के चरण में लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सर्वप्रथम BC = 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची है, फिर बिंदु B पर प्रकार से 60 अंश का कोण बनाया, फिर 4.5 सेंटीमीटर प्रकार से बिंदु B से चाप लगाया, जहाँ हमें बिंदु A प्राप्त हुआ। ठीक है, जो जो हमने काम किया वही वही हम लिखते हैं। ठीक है, आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का खा। क्या है क्वेश्चन जरा, यहाँ लिखा है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, ठीक है, देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, प्रकाश स्तंभ से शिखर से देखने पर, अब शिखर से देखेंगे नीचे जहाज है तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है, अवनमन कोण में एकांतर कोण बनता है, जिसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अल्टरनेट एकांतर कोण, एकांतर कोण बनता है। एकांतर कोण बनता कैसे है उसको जरा समझिए। देखिए, एकांतर कोण होता है सीधी जेड उल्टी जेड, सॉरी उल्टी जेड, सीधी जेड
उल्टी जेड, सीधा एन, उल्टा एन, ठीक है, ये बनता है एकांतर। जहां पर भी इस तरह की कभी भी कोई पोजीशन आती है उसे एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये बनना है, देखो ये जेड बनना है, तो यहाँ पर 30 बना है तो ये भी 30 बनेगा, फिर यहाँ पर 45 बना है तो ये भी 45 बनेगा, ठीक। हमने यहाँ पर लिखा है, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है, दूसरे जहाज से प्रकाश स्तंभ के बीच की दूरी x मीटर है। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 45 लंबवट्टे आधार लिखा है, tan 45 का मान 1 होता है, h बट्टे x, h बराबर x। अब इसके बाद त्रिभुज ABD में लिखा है tan 30 बराबर लंबवट्टे आधार AD बट्टे BD, ठीक है, AD बट्टे BD, 50 प्लस x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस x इक्वल टू h अंडर रूट 3, समीकरण 1 से 50 प्लस x बराबर h है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर x की जगह हमने h लिख लिया बराबर h अंडर रूट 3, तो ये हो गया 50 इक्वल टू h को उधर ले गए, यहाँ से h कॉमन लिया, अंडर रूट h अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आपका आ गया, ठीक। अब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर इसका डिवाइड देंगे, यहीं पे अगर इसको डिवाइड देते हैं तो 50 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू h। अब यही वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब ये वैल्यू लिखने के बाद h इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। देखिए ऐसा क्यों करते हैं इस बात को भी आप समझ लीजिए। रूट 3 माइनस 1 कभी भी अपर में मैं वैल्यू को, वैसे तो यहीं पर इस h की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन कभी भी अपरमेय संख्या में नहीं रखते वैल्यू को, हमेशा परमेय संख्या में बनाते हैं। तो रूट 3 माइनस 1 को परमेय बनाएंगे तो परमेय करने के लिए परमेयीकरण करेंगे, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अपोजिट नंबर का मल्टीपल करते हैं, सॉरी यहाँ पर प्लस है, रूट 3 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस होगा तो दोनों का ही उसके बीच में प्लस आता है। तो 50 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, तो 50 रूट 3 प्लस 1 ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। तो 50 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो h इक्वल टू 50 रूट 3 प्लस 1 बट्टे 2, तो 2 से 50 काटे 25 हो गया, h इक्वल टू 25 रूट 3 प्लस 1। ये आपका सॉल्व होके आ गया। ये आपके स्तंभ की ऊंचाई हो गई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 25 रूट 3 प्लस 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करो, प्राप्त अंक 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। यहाँ संख्या लिखी हुई है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए क्लास इंटरवल हम बनाएंगे जब 5 से कम बोल रहे हैं और सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ से 5 से कम होता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5, 2.5 हम पहली वाली लिमिट में जोड़ देंगे सब में, पहले वाले नंबर में, ठीक है। 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37। अब डायरेक्ट इसका एफ आई का एक्स आई के साथ मल्टीपल करेंगे, तो हमने ये मल्टीपल करके ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। इसका टोटल 383 आया, इसका टोटल 10,257 आया, ठीक है। समांतर माध्य ये आ गया समेशन एफ आई एक्स आई बट्टे समेशन एफ आई 10,257.5 बट्टे 383, तो ये हो गया आपका 300 एक्स बार इक्वल टू 26 इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही 26.78198, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है 26.782, क्योंकि जब भी कोई नंबर 5 से बड़ा होता है तो उसको हटाते हैं तो एक नंबर उसके आगे वाले नंबर में ऐड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, देखिए मध्यिका का क्वेश्चन है। मध्यिका का क्वेश्चन मैंने कई बार आता है, समांतर माध्य और मध्यिका। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करो, ठीक है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करो, तो वर्ग अंतराल लिखा है 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85। बारंबारता लिखी है 3, 10, 20, 13, 4। संचयी बारंबारता हमने इसकी बनाई है। देखिए मध्यिका में हमेशा संचयी बारंबारता को ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर 0 + 3 3 हो गया, 3 में 10 जोड़े 13 हो गए, 13 में हमने 20 जोड़े 33 हो गए, 13
33 में हमने 13 ऐड करे 46 हो गया, 46 में हमने 4 ऐड करे तो ये आपके हो गए 50। ठीक है, अब 50 हो गए, 50 का हाफ करो, 50 का हाफ कितना होता है 25। अब 25 हमें मिलेगा कहाँ, हमें 25 मिलेगा, देखो 3 तक सारे नंबर आ रहे हैं इसमें, फिर 3 के बाद जितने भी नंबर हैं 4 5 6 7 8 वो सब आ रहे 13 तक। अब 13 के बाद 14 15 16 जितने भी नंबर आते हैं वो 33 तक आएंगे, तो 25 हमें कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी ये हो गई एफ, इसके ऊपर वाला होता है सी एफ और इसके सामने वाला होता है एल। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा है एल इजिकल टू 40, एफ इजिकल टू 20, सी एफ इजिकल टू 33, एन इजिकल टू 50, ये एन है, और एच इसके बीच में जो गैप होता है वो 15 का है। मैंने यहाँ पे मध्यिका का फॉर्मूला लिखा, मध्यिका इजिकल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू एच बट्टे एफ, और एल की वैल्यू है 40 प्लस एन की वैल्यू 50 बट्टे 2 माइनस 33 गुणा 15 बट्टे 20। मैंने 2 से ये 50 काटे 25 आए, 25 माइनस 33 बट्टे 20 गुणा 15, 5 से डिवाइड किया, 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो 25 33 में से मैंने 25 निकाले माइनस के 8, तो गुणा 3 बट्टे 4, तो 4 दूनी 8 काटेंगे, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 माइनस के 40 में से 36 निकाले तो माइन, ये 34 आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पुरानी यूपी बोर्ड की पुस्तक में बहुत सारे क्वेश्चन थे। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इजिकल टू 5। अगर इस तरह की पोजीशन में क्वेश्चन कोई आता है तो इसको कैसे करते हैं वो ज़रा देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा माना 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, देखिए ये मैंने लिखा है इजिकल टू बाई। ठीक, अगर अब देखो इसको जरा मैंने लिखने का इसको टाइप बदला है, तो यहाँ लिखा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3, अब इसको अपॉन में करके लिखेंगे, अगर ये ऊपर पहुँचेगा तो ऐसा ही बन जाएगा, हमने इसको ऐसे लिख लिया 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इजिकल टू 5। अब यहाँ देखिए मैंने बाई इसको माना है, 2 बाई माइनस 3 इंटू 1 अपॉन बाई, ठीक है ये बाई बन गया, ठीक है क्योंकि बाई हमने इसको माना है। अब इजिकल टू 5, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो बाई का एलसीएम होगा बाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन बाई बराबर 5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 बाई स्क्वायर माइनस 3 इजिकल टू 5 बाई, ये हो गया 2 बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई माइनस 3 इजिकल टू 0, तो 3 दूनी 6, 5 लाने हैं घटा के, तो 6 एकम 6, ये आ गया गुणनखंड। तो 2 बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस बाई माइनस 3, तो 2 बाई हमने कॉमन लिया, बाई माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3, बाई माइनस 3 हमने कॉमन लिया यहाँ से, तो ये बना 2 बाई प्लस 1 बाई माइनस 3 इजिकल टू 0 के बराबर रखेंगे, तो बाई का मान आ गया 3। ठीक है, और 2 बाई प्लस 1 इजिकल टू 0, तो 2 बाई इजिकल टू माइनस 1 बाई इजिकल टू माइनस 1 बट्टे 2, ये आ गया। अब नेक्स्ट बाई का मान, अब हमारा समीकरण जो है, हमारा समीकरण x के टर्म में है ना कि बाई के टर्म में, क्योंकि हमारा जो समीकरण है वो है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, हमारा समीकरण बाई में नहीं है, लेकिन हमने मान बाई का निकाला है, हमने मान काय का निकाला बाई का, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे x के मान में, तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इजिकल टू बाई था, तो बाई की वैल्यू हमने 3 रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 1 इजिकल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इजिकल टू बाई, क्योंकि बाई का मान कितना है 3 है, 3 मैंने यहाँ पर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 1 इजिकल टू 3x प्लस 3, 2x माइनस 1 इजिकल टू 3x प्लस 3 3 या 9, 2x, अब देखिए यहाँ पर 2x, ये 3x इधर लेके आए, माइनस के 3x हो गया, और 1 उधर ले गए, 9 प्लस 1 ये 10 हो गया, तो माइनस एक्स इजिकल टू 10, एक्स इजिकल टू माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पर बाई का मान माइनस 1/2 था, यानी हमने बाई की वैल्यू 3 तो रख दी, अब बाई का मान माइनस 1/2 और है, तो वो हमने यहाँ पे रखा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इजिकल टू माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3, तो ये हो गया 2 दूनी 4x माइनस 2 इजिकल टू माइनस एक्स माइनस 3, तो ये हो गया 4x, ये हो गया प्लस x, ये माइनस 2 और प्लस 3, तो 4x और x हो गया 5x, और 3 में से 2 घटाया 1 बचा, 5x इजिकल टू माइनस 1,
x इज इक्वल टू -1/5, यानी x के दो मान आ रहे हैं -10 और -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अंकों की संख्या का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अथवा में है 23 का क्वेश्चन, अथवा वाला है। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करो। मैंने लिखा, माना दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। देखिए दो अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है 10 से और जाती कहाँ तक है? 99 तक। इन दो अंकों की संख्या का खेल है, तो एक इकाई का अंक मानना पड़ेगा, एक आपको दहाई का अंक मानना पड़ेगा। मैंने इकाई को मान लिया x और दहाई को मान लिया y है, ठीक है। अब यहाँ पर अभिष्ट संख्या क्या बनेगी? ये 10y प्लस एक्स, ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई, क्योंकि दहाई में 10 का गुणा करना पड़ेगा। अगर 3 अंकों की संख्या होती तो सैकड़ा भी मानना पड़ता, ठीक है। चलिए आपके में लेकिन 2 अंकों की संख्या ही है। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। दो अंकों से बनी एक संख्या है 10y प्लस एक्स, ठीक है। और उसके अंकों को पलट दो, यानी जो इकाई है वो दहाई कर लो, जो दहाई है उसे इकाई कर लो। मैंने 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, तो उनका दोनों का टोटल कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। मैंने इसको जोड़ दिया तो 10y और y कितने हो गए? 11y, और 10x प्लस x हो गए 11x। मैंने 11 दोनों में से कॉमन ले लिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 66 आ गए। हमने यहाँ पर 11 से भाग लगाया तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये हो गए, ठीक है। ये तो एक समीकरण आ गया। अब दूसरे समीकरण में क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंक कौन से हैं? एक x है और एक y है, तो हमने यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अब x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y से y हमने कैंसिल कर दिया। 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2, तो 2 चौक 8, x इक्वल टू 4। यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ पर x की वैल्यू को हमने रख दिया, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4, ये हो गया 2। अभी संख्या 10y प्लस x है, हमने 10 दूनी 20 और 4 24 हो गया, 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। ये संख्या आई है इकाई और दहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है 60 मीटर ऊंचे भवन, किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद, शिखर और पाद होता है पैर, ठीक है। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, यानी मकान है और मीनार है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन मोस्टली हमेशा मकान और शिखर मीनार में हमेशा मीनार बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर जो भी पेपर बनाने वाले हैं उन्होंने मीनार को छोटा दिखाया है और मकान को बड़ा दिखाया है। 60 मीटर ऊंचे भवन, किसी भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये है, मैंने मकान बनाया है भवन के शिखर से, किसी मीनार का शिखर ये है और मीनार के पैर ये हैं। मीनार के शिखर से 30 अंश, यानी छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वह छत से मीनार को देख रहा है, तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 30 और ये आपका 60, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनम कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मकान जो है वो 60 मीटर है, मकान जो है वो 60 मीटर है, ठीक है। मकान की लंबाई 60 मीटर है। मैंने मीनार और मकान के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, देखिए, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार और मकान के बीच की दूरी x मीटर है। अब यहाँ पर ज़रा समझ लीजिए, मीनार की ऊंचाई h मीटर है और मकान की ऊंचाई 60 मीटर है, टोटल 60 मीटर का मकान है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम चेक करेंगे तो बड़ी दूरी में से हमेशा छोटी दूरी को घटाया जाता है, तो 60 माइनस h आ जाएगा, ये 60 माइनस h। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC, मैंने इसके नाम डाले हैं, नाम है इसके ABC, तो नाम इसके हो जाएंगे ABC।
नाम डाला ए बी सी, तो हमने 60 माइनस है, बड़ी दूरी में से हमेशा छोटी दूरी घटाई जाती है, और अगर नीचे वाली एक्स है तो ऊपर वाली भी एक्स हो जाएगी। हमने यहाँ पे सॉल्व किया, 10 30 बराबर ए सी बट्टे बी सी, तो 1/√3, 10 30 का मान होता है 1/√3। ए सी आपकी 60 माइनस एच और बी सी एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x इजिकल टू √3 60 माइनस एच, समीकरण 1 हो गया। फिर हमने त्रिभुज ए डी ई 1060 इजिकल टू ए ई, हमने ये वाला एंगल उठाया। देखिए यहाँ पर ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई में 1060 और ये लंबाई हो जाएगी, ये आपका आधार हो जाएगा, यानी लंब बट्टे आधार। हमने यहाँ पे लिखा है 1060 इजिकल टू लंब बट्टे आधार, यानी ए ई बट्टे डी ई, 60 बट्टे एक्स, एक्स इजिकल टू 60/√3। समीकरण 1 इसको मान लिया, 2 इसको मान लिए। अब x का मान, ये x का मान है, इस समीकरण का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, या इस x का मान इसमें रख दो, किसी को भी आपस में बराबर कर लो, क्योंकि x की दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो 60/√3 बराबर √3/60 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ये हो गया 3, 60 माइनस एच, तो 3 दूनी 6, 20 इजिकल टू 60 माइनस एच, तो एच इजिकल टू 60 माइनस 20, ये हो गया 40 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई हो गई 40 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अथवा में क्वेश्चन दे रखा था, बढ़िया क्वेश्चन है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन को चित्र को बनाने का प्रयास किया है। एक चिड़िया है जो पेड़ पर बैठी है, 80 मीटर ऊंची पेड़ पर बैठी है, मैंने ये पेड़ को ड्रॉ किया है, यहाँ पर चिड़िया बैठी है। ठीक है, अब यहाँ से हम चिड़िया को देख रहे हैं, तो 45 अंश का कोण बनना है चिड़िया। अब चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब चिड़िया क्षैतिज दिशा में, यानी क्षैतिज दिशा में, ये क्षैतिज दिशा है, क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कैसी रहती है, समान, यानी उसकी ऊंचाई जो है 80 मीटर, वो 80 मीटर ही रहती है, लेकिन वो उड़ रही है, यहाँ पर ऐसे ऐसे उड़ रही है, चल रही है, जो भी है। उड़ने के बाद 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी चिड़िया यहाँ पे चल रही थी, अब चलते चलते या उड़ते उड़ते वो यहाँ पहुँच गई पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आ गई। यहाँ से हमने इसको देखा तो यहाँ पर एंगल 45 का हम देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वह 30 अंश का हमने एंगल को देखा, तो ये 45 हो गया और ये 30 हो गया। ऊंचाई इसकी दोनों की बराबर है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि ऊंचाई इसकी सेम है। अब हमने लिखा माना पृथ्वी तल से, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब चिड़िया उसी ऊंचाई पर उड़ रही है, क्षैतिज दिशा में उड़ रही है। कुछ सेकंड बाद हम देखते हैं कि उस चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, हाइट वही है। तो यहाँ से पहले बिंदु की दूरी x हो गई, फिर पेड़ से दूसरे बिंदु की दूरी y हो गई। हमने यहाँ पे लिखा माना पृथ्वी तल से पेड़ तक x मीटर, फिर 2 सेकंड बाद पेड़ एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी y मीटर है। ठीक है, त्रिभुज हमने नाम डाले ए बी सी, यहाँ पे नाम डाला ई सी डी। त्रिभुज ए बी सी में 1045 ए सी बट्टे बी सी, 1045 का मान 1 होता है, तो ये हो गया 80/1, x बराबर 80 मीटर। ठीक है, त्रिभुज BEC में लिखा है, त्रिभुज BEC है 1030, ये हो गया 1030, लंब बट्टे आधार, लंब है आपका 80 और ये आधार है आपका, ठीक है, लंब बट्टे आधार, तो 1030 हो जाएगा DE/BC। एक 1030 का मान होता है 1/√3, 80/x + y, तो x का मान आपका 80 है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी 80 + y, 80/√3, तो y इक्वल टू 80 को उधर पहुँचा है, माइनस के हो गए, 80 हमने कॉमन ले लिया, y की वैल्यू आ गई 80/√3 - 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए चिड़िया 2 सेकंड में उड़ रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है 2 सेकंड में। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये हमने फॉर्मूला लगाया, दूरी यहाँ की y की वैल्यू थी 80/√3 - 1/2, हमने 2 से इसको कैंसिल किया, तो ये चाल इसकी आ गई 40/√3 - 1। यहाँ पर √3 का मान दे रखा है 1.732 में से 1 हमने घटाया, तो ये आया 0.732, 40 का इसमें गुणा किया तो चाल आई 29.280 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड, ठीक, चिड़िया के उड़ने की चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, धातु का एक गोला है जिसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है, एक छोटे ठोस शंकुओं में द्वारा ढाला जाता है जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार कुल कितने शंकु बनेंगे? यानी एक गोला है, गोले की रेडियस 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है, गोले को पिघलाया जा रहा है और छोटे छोटे शंकु बनाए जा रहे हैं जिसकी त्रिज्या उन्होंने दे रखी है 3.5 और 3। तो ऐसे कितने शंकु बनेंगे, यानी कितने ढलेंगे ऐसे शंकु, उन शंकुओं की संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, माना ठोस गोले को पिघलाकर n शंकु बनाए जा सकते हैं। हमने यहाँ पर गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 3.5, शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी कोई चीज़ को घोला जाता है या बनाया जाता है तो भरा जाता है, कोई भी द्रव को लिक्विड, कोई भी द्रव उसमें भरा जाता है तो आयतन निकालते हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमने लिखा गोले का आयतन इक्वल टू n शंकुओं का आयतन, 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू n इंटू एक शंकुओं का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई हमने कैंसिल किया, 3 से 3 कैंसिल किया, यहाँ पर जो वैल्यू बची 4r³ और यहाँ पर वैल्यू बची n r²h। अब हमें n निकालना है तो r²h को हमने डिवाइड दे दिया, तो 4 इंटू 10.5 10.5 10.5 3.5 3। इसको हमने कैंसिल किया है, आप भी कर सकते हो। 3 से हमने 10.5 काटे हैं, 3 3 9 3 5 15। यहाँ हमने इसको काटा है 7 5 35 और 7 एकम 7 7 7 एकम 7 7 5 35। ठीक है, 3.5 से 3.5 कट जाएगा, ये बचा 4 गुणा 10.5 गुणा 3 इक्वल टू n। तो 4 तिया 12 गुणा 10.5, ये आ गया 126। बनाए गए शंकुओं की संख्या 126 है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, तार की मोटाई ज्ञात करो। ठीक है, अब एक छड़ है, एक लंबी छड़ है, छड़ कैसी होती है? बेलनाकार छड़ होती है। ठीक है, और तार भी बेलनाकार होता है, दोनों ही चीज़ें बेलनाकार होती है, लेकिन छड़ मोटी होती है, तार पतला होता है, लेकिन दोनों होते बेलनाकार ही हैं। तो यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर व्यास वाली हमने यहाँ पर छड़ बनाई है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है और जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तांबे की छड़, माना तांबे की छड़ बेलनाकार तांबे की छड़ है, छड़ की लंबाई हमने कैपिटल R लिया है और इसकी लंबाई को कैपिटल H। व्यास इसका 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या आपकी 1/2 हो जाएगी और ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब तार बना रहे हैं, यानी इसको पिघला कर एक तार बना रहे हैं, यानी तार की लंबाई को खींचकर क्या कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं और वो तार बन रहा है, यानी 18 मीटर लंबा एक तार के रूप में खींचा जाता है। तो तार बनाएंगे तो तार भी बेलनाकार होता है, तो हमने तार की भी त्रिज्या होगी, तार कितना है तो तार में त्रिज्या होती है और तार की लेंथ होती है, यानी हाइट लंबाई होती है। तो लंबाई, ऊंचाई या लंबाई एक ही बात होती है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों में ही डायमेंशन में फिजिक्स में एल ही लेते हैं, जैसी भी अनुरूप चीज़ें होती हैं उसी हिसाब से हम उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर तार की लंबाई एल, यानी अब बेलनाकार है तो बेलनाकार के अनुसार हम इसको एच मानेंगे। ठीक है, अब छड़ से जो तार खींचा जा रहा है वह भी बेलनाकार है, तार की लंबाई 18 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 गुणा 100 यानी 1800 सेंटीमीटर। तार की त्रिज्या हम R मान लेंगे। ठीक, अब एक बेलनाकार छड़ से तार को खींचा जा रहा है, तो यहाँ लिखा हमने बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। तो छड़ का आयतन वही है πr²h और ये πr²h। ठीक, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था तार की मोटाई, यानी ये चीज़ निकालनी है, यानी इसकी थिकनेस निकालनी है, मोटाई कितनी है। ठीक, तार की, तो πr²h, तो पाई और h का हमने भाग लगाया, पाई से पाई कट जाएगा ये, तो r²h/h, r की वैल्यू है 1/2 का वर्ग गुणा 8/1800। ठीक है, r², तो 1/2 का हो गया 1/4, 4 दूनी 8 हो गया, 2/1800 आ गया ये।
ठीक। 2 से हमने ये काटे 1/900, आर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ गया 1/900, ठीक है, अंडर रूट में, तो आर बराबर प्लस माइनस 1/30। अब प्लस चिन्ह ही लेंगे क्योंकि ऋण चिन्ह चौड़ाई है, ऊंचाई चौड़ाई है, त्रिज्या है, मोटाई है, कोई भी ऋण में नहीं होती, दूरी लेंथ कोई भी ऋण में नहीं होती, प्लस में लेते हैं। तो प्लस की हमने ली आर इक्वल टू 1/30 तार की मोटाई अर्थात तार का व्यास, डी बराबर व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, ठीक है। तो 2 गुणा 1/30, 2 से हमने 1/30 को काटा है तो ये 15 बार कटा, 1/15 मीटर आ गया और डी की वैल्यू आ गई 0.0667, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया पेपर, ठीक है। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन को पुश करो। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।